हेलो। हेलो सर। हाँ, यस निधि। ये आपने कितने सारे आई लगा दिए हैं नाम में? वो तो ऐसे ही लगा दिए सर। अरे नाम इसमें मेरा नहीं था। मेरे अच्छा। भाई ने मैं भी आज यूज करा तो उसका नाम था, इसलिए मैंने ऐसी मस्ती मस्ती में लिख दिया। अच्छा। ओके। तो सर। नाउ अच्छा, एक्चुअली क्या है कि 12th स्टैंडर्ड वाले के साथ है ना, हम प्लान कर रहे थे हाँ। ये पिकनिक का, तो इसलिए क्या है मैं उसी में बिजी था। हम्म। अच्छा सर, कब जा रहे हो आप उनके साथ? 22 के बाद प्लान कर रहे, 25 के बाद दिस मंथ। अच्छा। बड़ौदा और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ऐसे प्लान कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, सही है सर। मस्त मजे करो। हम्म। उनकी तो एग्जाम्स भी इतनी पोस्टपोन्ड हो गई है। हाँ, इसलिए वो थोड़ा पीछे पड़े हैं। हम्म। वही, हाँ, तो जा भी सकते हैं। अभी तो 2 महीने उनकी एग्जाम को। हम्म। एक ही मिनट है, मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ हाँ सर, आराम से। Okay, so yesterday we had discussed um, सर, चैप्टर 7 प्रोडक्शन फंक्शन रिटर्न्स टू अ फैक्टर। हम्म। अच्छा निधि, एक एक्चुअली मुझे ठीक है, थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। अभी नेक्स्ट चैप्टर हमें करना है ना। हाँ सर, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हाँ। Okay, so now we are in chapter 7. सर, आप पीडीएफ शेयर कर रहे हो? हाँ, एक्चुअली मैंने ये शेयरिंग ऑन नहीं की है। हाँ, हाँ। नाउ आई थिंक यू आर एबल टू सी। यस सर। ओके। ओके। नो, स्टूडेंट्स आर गेटिंग एक्साइटेड और दे आर सेइंग कि सर कितना जल्दी ट्यूशन में आ जाए, ये सब उनको डिस्कस करने में अच्छा लगता है। ओके। क्या सर, ट्रिप के बारे में? हाँ। और हाँ। on that too, they are in a different zone. हाँ। Okay. Now we have chapter number 8, um, concepts of cost. Okay. So now there are different types of cost in economics and basically आपको पता है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होता है। ओके। एंड दोनों को आप मिलाओगे तो आपको मिलता है टोटल कॉस्ट। तो ये चैप्टर की जो समरी है, ओके, वो बहुत इजी है। अच्छा, एक फोन आ रहा है, जस्ट ए मिनट।
Okay, so we have the concept of cost. Okay, now देखो, look here, there are fixed and variable costs. So what is cost? Cost means the expenditure जो प्रोड्यूसर करता है. Okay, and either it is explicitly or implicitly, यानी there are two types of cost, explicit और implicit. एंड कोस्ट किस पर होता है? फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स. अच्छा, फैक्टर इनपुट्स तो आपको पता है, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यस और नो? यस सर. ओके, तो दीस आर फैक्टर इनपुट्स एंड देयर आर आल्सो नॉन फैक्टर इनपुट्स. सो नॉन फैक्टर इनपुट्स किसको कहेंगे? रॉ मटेरियल. नॉन फैक्टर इनपुट मींस व्हाट? रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल. तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है, बट उसके अलावा भी यू रिक्वायर रॉ मटेरियल. ओके, यस सर. तो दैट इज कॉल्ड नॉन फैक्टर इनपुट्स. तो cost is expenditure incurred on factor as well as non-factor inputs for the given output. Okay, now explicit और implicit का difference आप है ना यहां से समझ लो. Okay, explicit का मतलब है जहां पर रियल में आपके पैसे गए हैं. Okay, from your pocket. It means when you are buying something from the market, that is called explicit cost. And implicit cost is the cost of using self owned inputs. In other words, अगर आप अपने खुद के assets यूज करते हो, so you don't have to pay. जैसे फॉर एग्जांपल आपके फादर ने आपको एक प्रॉपर्टी दी है जिस पर आप बिजनेस कर रहे हो, तो विल यू पे रेंट? यस और नो? नो सर. तो आप रेंट नहीं पे कर रहे हो, बट फिर भी अगर आप ये किसी और को देते तो यू माइट हैव टू पे, यानी दैट अदर पर्सन माइट हैव टू पे. तो दिस इज इम्प्लिसिट कॉस्ट. आपका खुद का एसेट है, तो फिर भी फॉर एग्जांपल योर फादर इज गिविंग यू मनी फॉर द बिजनेस, 1 करोड़ आपको बिजनेस के लिए दिए हैं, एंड अगर किसी और को 1 करोड़ चाहिए तो 10% एवरी ईयर पे करना पड़ता है इंटरेस्ट. तो आपको ये 1 करोड़ का 10% मीन्स 10 lakhs. तो ये आपका कॉस्ट होना चाहिए. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट्स? तो हियर आर वी रियली पेइंग फ्रॉम आवर पॉकेट? नो इम्प्लिसिट सर. नो, बट फिर भी कॉस्ट तो है. अगर आपको रियल तो प्रॉफिटेबिलिटी, फिर सर इसको मतलब इसको इन्वॉल्व ही क्यों करते हैं? इसका अपन को कुछ नुकसान ही नहीं है देखो तो. स्मार्ट बिजनेसमैन हमेशा क्या करेगा कि भी आपको देखो हर चीज की कीमत होती है, बराबर. तो आपके फादर ने आपको वो प्रॉपर्टी दी है और कैपिटल दिया है, तो अगर आपको रियल कीमत फाइंड करनी हो, आपको फ्री में मिला है बट एक्चुअली में वो फ्री नहीं है, तो याद रखो अकाउंटेंसी में वी डोंट रिकॉर्ड दिस. अकाउंट्स में इफ मनी इज इन्वॉल्व तो ही रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इन इकोनॉमिक्स उसकी सही कॉस्ट फाइंड करने के लिए आई शुड काउंट इम्प्लिसिट कॉस्ट. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इकोनॉमिक्स में वी ऑल्सो कंसिडर इम्प्लिसिट कॉस्ट. ओके सर. तो ही मुझे रियल प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट. तो ये देखिए एग्जांपल लिखा है कि हियर वी मेक मनी टू अदर्स, और यहां पर ये सेल्फ ओन्ड है, इसका मतलब वी डोंट पे टू एनीवन एल्स. ओके, वही एक एग्जांपल आगे लिखा है. अच्छा, देयर इज समथिंग कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने आगे सीखा था इन द चैप्टर पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. तो इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को यहां पर डिफाइन किया है कि दैट इज द टोटल सेक्रीफाइस मेड, यानी टोटल आपने जितना सेक्रीफाइस किया है, वेदर इट इज परचेज फ्रॉम द मार्केट और यू हैव यूज्ड योर ओन एसेट, कोई भी हो. इफ यू हैव sacrificed something for producing output, then that is your cost. So when I say opportunity cost, it means that it is total of. सर बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो कुछ और नहीं होता है.
दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो हमने सीखा था ना कि हाँ वो कंसेप्ट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का वो था कि भाई कॉस्ट इन द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। ओके, सर, तो ये वापस रिपीट करो ना, अपॉर्चुनिटी सो कॉस्ट। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, दो जगह पर एक्सप्लेन किया है। तो उस चैप्टर में था कि कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज इन द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। तो अभी है ना वो जो चैप्टर है उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में लिखा था, देखो अभी हमारे पास है कि कॉस्ट इन नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज, दैट हाँ, वाज, वो सर कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। हाँ यस। सो ये उसको हम कहते थे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वैसे सिलेबस में नहीं था, बट यू नो सिर्फ ये कंसेप्ट था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। सो देखो वैल्यू ऑफ ए फैक्टर इन द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज, यानी आप रिसोर्सेज को अगर और कोई, फॉर एग्जांपल अगर आपका खुद का घर है बराबर, जिस पर आप बिजनेस करते हो, या खुद की ऑफिस है जिस पर आप रेंट पे नहीं करते, बट इसको किसी और को आप देते, तो यू मस्ट हैव रिसीव्ड 50,000 पर मंथ। तो दैट इज बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी आप अपने आप को पे नहीं कर रहे हो बिकॉज एसेट आपका है, तो उसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज हो सकता था, तो दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अब यहां पर इस चैप्टर में शॉर्ट में ऐसा समझो कि आप नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज में जो भी कॉस्ट फाइंड करोगे, एट इट हैज टू बी टोटल ऑफ टू, यानी एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट दोनों मिलकर कॉस्ट होना चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हाँ तो अपॉर्चुनिटी सर, कॉस्ट थोड़ा कम समझ आया बट। एक्चुअली ये है ना, ये दोनों जगह पर इन्होंने, ये देखो अभी ये वो चैप्टर तो है नहीं हमारे पास, कौन सा चैप्टर है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। सो अपॉर्चुनिटी हाँ कॉस्ट is made up of two cost, that is explicit and implicit। तो इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है यहां पर टोटल सेक्रीफाइस। कौन सा सेक्रीफाइस? टोटल सैक्रिफाइस। यस। सो टोटल सेक्रीफाइस जो आप कर रहे हो, and when I say total sacrifice it means it whether you are purchasing something from the market यानी explicit cost, as well as आप खुद के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो implicit cost। देखो ये implicit cost है ना, ये अपॉर्चुनिटी cost की तरह हमने सीखा था। अगर आप खुद का ऑफिस ओन्ड है, यू आर नॉट पेइंग रेंट, तो भी वो काउंट करना है, क्योंकि आपकी ऑफिस का नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ये था कि किसी और को देते तो 50,000 आपको मिल सकता था। इन अदर वर्ड्स, आप जो ऑफिस यूज कर रहे हो उसका इम्प्लिसिट कॉस्ट 50,000 काउंट होना चाहिए। यानी आप क्या करोगे, अगर आपको बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड करना है तो उसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट ऐड कर दोगे, यानी 50,000 रेंट जो अदरवाइज मिल सकता था आपको, वो आपका कॉस्ट है, क्योंकि आपने बिजनेस किया, तो नाउ यू आर नॉट पेइंग टू योरसेल्फ। तो शॉर्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज टोटल सेक्रीफाइस, और वी मेजर टोटल सेक्रीफाइस इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लिसिट एज वेल एज इम्प्लिसिट। खुद के एसेट्स यूज करोगे तो उसकी नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज में जो वैल्यू होगी, दैट शुड ऑल्सो बी काउंटेड इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड इट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। व्हिच आर यस सर, थिंग्स? एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट। ओके। ओके। अब मेन जो चैप्टर में है ना, दैट इज शेप्स ऑफ कॉस्ट कर्व्स। देखो ये इजी है, टोटल कॉस्ट इज मेड अप ऑफ टू, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, फिक्स कॉस्ट वी नो दैट के एक्सपेंडिचर incurred by producer on the use of fixed factors of production, for example land, okay, for example machinery, for example capital। तो उस पर फिक्स इंटरेस्ट होता है या फिक्स डेप्रिसिएशन होता है, ओके, या फिक्स रेंट होता है।
तो व्हेन यू यूज फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उस पर जो खर्च होता है दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट. ओके, so there are three other names. It is also called supplementary cost or overhead cost or indirect cost. For example, देखो, when you buy plant and machinery, okay, और लैंड एंड बिल्डिंग, तो मशीन्स है, लैंड है, ये सब क्या है, फिक्स्ड खर्चे हैं. लाइसेंस फीस है, ओके, या वेजेस एंड सैलरीज ऑफ परमानेंट स्टाफ, यानी वेदर यू डू प्रोडक्शन और नॉट, ये खर्चे हो गए वो तो उतने ही रहेंगे. ओके, इवन इफ यू डोंट प्रोड्यूस एनीथिंग, ये खर्चे तो ऑलरेडी आपने इंकर कर लिए हैं. सो दे हैव नथिंग टू डू विथ योर output. It remains the same regardless of the output. तो याद रखिए, these are the cost which do not change with the output. ये फिक्स्ड होते हैं. ओके, इसका अमाउंट फिक्स्ड होता है शॉर्ट रन में. सो यू ऑलरेडी नो दिस कंसेप्ट. आउटपुट इंक्रीज हो रहा है बट फिक्स कॉस्ट में व्हाट इज द पैटर्न? constant. Okay, so if you draw the diagram, it will be horizontal straight line. Okay, now next, okay, variable cost. So variable cost producer incur करेगा on the use of variable factors of production. Okay, now वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सर में, आप अटक रहे हो, एक सेकेंड, थोड़ा वेरिएबल से वापस बोलो ना. और स्क्रीन आप अटक गए हो. ओके, अब तो बराबर है स्क्रीन. सर वेरिएबल कॉस्ट दिख नहीं रहा है. हाँ दिख अब रहा आया. है. हाँ, हाँ अब दिख रहा है. ओके, नेटवर्क में इशू होगा. तो वेरिएबल कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट इंकर्ड बाय प्रोड्यूसर ऑन द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो लेबर शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर होता है. इट मीन्स लेबर आप इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो. लेबर इंक्रीज करोगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा. सो वेरिएबल कॉस्ट means the expenditure when you use the variable factors of production. अच्छा, कुछ एग्जांपल. रॉ मटेरियल. अच्छा, if production is zero, रॉ मटेरियल का एक्सपेंडिचर विल बी जीरो. यस और नो? तो याद रखो, जब Yes, sir. आउटपुट जीरो है तब ये कॉस्ट भी जीरो है. ओके, एंड अदर टू नेम्स आर प्राइम कॉस्ट और द डायरेक्ट कॉस्ट. सो इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नाउ इलेक्ट्रिसिटी देखो, अगर आप कुछ यूज ही नहीं करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो ऑलमोस्ट मिनिमम आएगा. ओके, अच्छा, कैजुअल वर्कर्स आर नॉट परमानेंट. प्रोडक्शन नहीं है तो इनको बुलाएंगे ही नहीं. वी विल नॉट पे देम डेली वेजेस. ओके, अच्छा, वेयर एंड टेयर एक्सपेंसेस. ओके, वेयर एंड टेयर का मतलब है डेप्रिसिएशन. अगर एसेट को आप डबल यूज करोगे तो डेप्रिसिएशन डबल होगा, और नहीं यूज करोगे, एक्चुअली वेयर एंड टेयर है ना, हम पूरा का पूरा काउंट नहीं कर सकते वेरिएबल में, बट दे हैव रिटन, दे से दैट कि मशीन यूज मत करो तो जीरो डेप्रिसिएशन. बट एक्चुअली में दिस इज टेक्निकली रॉन्ग. अगर आप अपनी कार एक साल तक चलाओगे ही नहीं एंड देन सडन यू स्टार्ट यूजिंग, तो क्या वो स्टार्ट होगी? नहीं सर, ऐसे होगी बट ढंग से नहीं चलेगी जो पहले चल रही हाँ, होती. यस. तो हम बोल सकते हैं कि कम होगा डेप्रिसिएशन बट जीरो नहीं होगा. बट एनीवे, ये जो तीन है देट्स आर गुड एग्जांपल्स कि इफ प्रोडक्शन इज जीरो देन दिस कॉस्ट आर ऑलमोस्ट नियर टू जीरो. ओके, सो दिस आर कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट. सो आप देख सकते हो आउटपुट इज इंक्रीजिंग और टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. बट देर इज वन पैटर्न. वो पैटर्न ये है कि पहले 10 बढ़ा, देन 8 बढ़ा, देन 6 बढ़ा,
देन 4 बढ़ा, फिर से 4 बढ़ा एंड देन 6 बढ़ा. तो व्हाट इज द पैटर्न यू आर एबल टू सी? तो पहले डिक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज हो रहा है, वो फिर कांस्टेंट है और फिर इंक्रीज हो रहा है. हाँ, so there are basically three stages which you are able to see. Okay, now ये देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट. सो ये कर्व का शेप देखिए, पहले क्या है कि वो डिक्रीसिंग रेट है ना. देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो प्रोडक्शन के साथ बढ़ेगा, लेकिन पहले उसकी डिक्रीजिंग रेट है. कौन सी रेट? डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग रेट. देन देर इज कांस्टेंट रेट, और फिर क्या होगा? इंक्रीजिंग रेट. ओके, डिक्रीजिंग रेट, देन कांस्टेंट रेट एंड देन इंक्रीजिंग रेट. तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट इज डिक्रीजिंग रेट. ओके, पॉइंट ए तक डिक्रीजिंग रेट है, और उसके बाद देर इज विच रेट? इंक्रीजिंग. यानी इन शॉर्ट में डायग्राम ड्रॉ करोगे ना, तो पहले आप देख सकते हो डिक्रीजिंग रेट. देखो यहां पर जब आउटपुट वॉज 4 तक उसकी जो रेट थी दैट वॉज डिक्रीजिंग रेट. तो ये है आपका 4. सो आई कैन से दैट. सर ये बट डिक्रीज उल्टा नहीं हो रहा है, डिक्रीज ऐसे थोड़ी ना होता है. नहीं, डिक्रीजिंग रेट. टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ ही रहा है, लेकिन अब उसका शेप देखो. देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेप्स. एक होता है नीचे से ऊपर जाना, तो दिस इज इंक्रीजिंग रेट, और दूसरा होता है ऐसे. सो दिस इज विच रेट? इंक्रीजिंग रेट. और ये टाइप का शेप कौन सी रेट बता रहा है? डिक्रीजिंग रेट. तो लुक हियर, ये ऐसा हो रहा है ना, तो इन दोनों में से कौन सी पैटर्न में है? ये में है. सो ये पोर्शन है, दिस इज योर डिक्रीजिंग रेट. ओके, और उसके बाद आपने देखा होगा कि 4 और 5 के बीच में, ओके, ये डायग्राम एकदम परफेक्ट नहीं बना है, हाँ, लेकिन ये देखो, ये 28 से 32. ओके, सो ये 4 to 5 तक उसकी जो रेट थी दैट वाज कांस्टेंट रेट. यानी ज्यादा बड़ी भी नहीं, ज्यादा कम भी नहीं. और आफ्टर दिस पॉइंट वो देखिए शेप ऐसा हो गया है. सो आफ्टर तो दिस बट देयर ऐसे इज, डिक्रीज लेफ्ट टू राइट नहीं होना चाहिए, बट नहीं ऐसे. नहीं, डिक्रीज नहीं है. देखो अल्टीमेटली टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो प्रोडक्शन के साथ बढ़ेगा, यानी है बढ़ रहा है, लेकिन इसमें नहीं देखो सर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो गिरता भी है ना, गिरता तो है ही ना. वो मार्जिनल कॉस्ट होता है. हियर वी आर टॉकिंग नहीं अबाउट टोटल वेरिएबल कॉस्ट. सर, पिछले चैप्टर में भी पहले वो इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, बट फिर वो इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट. कॉस्ट था ना, मार्जिनल कॉस्ट. वो टोटल कॉस्ट था, वो टोटल था. हाँ, लेकिन वो इट इज, उसमें तो दोनों मिक्स थे ना. कॉस्ट देखो, मार्जिनल प्रोडक्ट था, कॉस्ट नहीं था. हाँ, मार्जिनल प्रोडक्ट टोटल था. प्रोडक्ट था वो. हाँ, तो टोटल प्रोडक्ट यानी हर एक्स्ट्रा लेबर कितना आउटपुट बनाएगा, वो आउटपुट गिरता है. ओके, और वो नेगेटिव भी हो सकता है. और एक्चुअली में मार्जिनल प्रोडक्ट कैन बी नेगेटिव, टोटल प्रोडक्ट क्या है, डाउन हो सकता है. बट ये प्रोडक्ट वाला चैप्टर नहीं है, ये कॉस्ट वाला चैप्टर है. हाँ अब समझ में आया? तो उस चैप्टर हाँ. में टोटल प्रोडक्ट ओके डाउन हो सकता है, लेकिन याद रखो जब टोटल प्रोडक्ट डाउन होगा ना, तो बेसिकली आपका खर्चा बढ़ रहा है. तो वो प्रोडक्शन के रिलेटेड क्वांटिटी नंबर्स के साथ रिलेटेड चैप्टर था, और ये वेरिएबल कॉस्ट के साथ रिलेटेड चैप्टर है. तो पहले कौन सी रेट? अच्छा, डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा. नहीं पहले मतलब डिक्रीजिंग होगा, फिर हम्म, कांस्टेंट और फिर इंक्रीज. फिर इंक्रीज. तो हियर वी अच्छा. आर डीलिंग विथ वेरिएबल कॉस्ट. तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता ही है, पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है,
फिर कांस्टेंट रेट से बढ़ता है और फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। अब क्लियर हुआ इसका शेप? हाँ सर, मतलब कभी ये कभी गिरेगा नहीं, मतलब ये कभी हाँ, लेफ्ट टू राइट गिरेगा नहीं नहीं, होगा। बढ़ेगा हमेशा। ओके ठीक है। नाउ, इसलिए, और ये है ना, जब जीरो प्रोडक्शन है तो ये खर्चा जीरो होता है, तो इट विल स्टार्ट विद जीरो। अच्छा, तो फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस आप खुद समझ सकते हो। ओके नाउ देखो, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड टोटल कॉस्ट। अब इसमें आपने फिक्स कॉस्ट 10 और ये वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही अभी आपने सीखे, दोनों को ऐड कर दो तो यू विल गेट टोटल कॉस्ट। ओके, और याद रखिए ये जो डायग्राम है दैट इज इंपॉर्टेंट। ये आपका फिक्स कॉस्ट है और ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है जो हमने अभी सीखा था, एंड दिस इज योर टोटल कॉस्ट। और याद रखो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो से स्टार्ट होगा, बट व्हेन देयर इज जीरो प्रोडक्शन आपका टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हमेशा होता ही है। तो टोटल कॉस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर टोटल फिक्स कॉस्ट विल स्टार्ट। तो ये डायग्राम आप बना सकते हो, यस और नो? यस सर। इसमें याद रखना, ये जितना गैप है ना उतना ही गैप इन दोनों के बीच में रखना। ओके, सो देखो मैं यहां पर डायग्राम बना रहा हूं। सबसे पहले आई रिक्वायर फिक्स कॉस्ट, तो ये देखिए मेरा फिक्स कॉस्ट हो गया। देन आई रिक्वायर वेरिएबल कॉस्ट, तो देखो मैं पहले यहां पे ऐसा करके अब स्लोप चेंज करूंगा। सो दिस इज माय टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट भी टोटल फिक्स कॉस्ट के साथ स्टार्ट होता है। ओके, अब देखो जितना ये गैप है ना उतना ही यहां पर गैप होना चाहिए। तो मैं ये जो बना रहा हूं, दिस इज योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, सो ये है टोटल फिक्स कॉस्ट और ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो जीरो से स्टार्ट होगा, एंड दिस इज योर टोटल कॉस्ट। सो आर यू क्लियर अबाउट दिस डायग्राम? सर इसकी टेबल कैसे प्रिपेयर करने की, ऐसे सेम, इजी ये वे? तो हमेशा सेम रखना है। आउटपुट जीरो से लेकर बढ़ाते जाओ, 1 1। और ये मैंने बताया था सेम है, पहले 10, फिर 8, 6 और 4। अब क्या हो जाएगा, 28 के बाद फिर 4 और फिर 6, 10 8 6 4। याद आया कुछ अभी डिस्कस किया था? सो हाँ टोटल सर। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट, कौन सी रेट? डिक्रीजिंग रेट से हाँ, बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट पे फिर कांस्टेंट रहेगा और कांस्टेंट फिर रेट पे। इंक्रीज होगा। हाँ, और फिर इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीज होगा। अब अरे समझ आ गया। सब पता है मैंने ये बाजू वाले नंबर नहीं, मैंने 10 8 6 4 देखा था, अभी मैं वही बोलने वाली थी कि ये तो डिक्रीज हो रहा है, फिर अभी मैंने देखा डिक्रीजिंग रेट हो रहा है। हाँ, अब क्लियर? अब आ गया सब। इन दोनों हाँ को सर। ऐड कर दो तो यू विल गेट टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट। ओके नाउ, next concept which we have, that is average cost. So total cost को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो तो आपको पर यूनिट कॉस्ट मिलेगा। तो whenever we use the word per unit cost, तो that is called average cost. Okay, per unit cost is called average cost. So ये average cost भी क्लियर है आपको? हाँ सर, ये तो वो एपी इक्वल्स टू टीपी अपॉन एल वाला है। करेक्ट। ओके नाउ, ये हमने यहां पर सीखा है कि एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ओके, सो ये देखो टोटल कॉस्ट एंड द एवरेज कॉस्ट, ये है टोटल कॉस्ट एंड ये है एवरेज कॉस्ट। अब देखो ये टोटल कॉस्ट हमारे पास ऑलरेडी था, पिछले टेबल से आया था। ओके, अब देखो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में सेम फर्क है। अगर आपको डायरेक्टली टोटल कॉस्ट फाइंड करना हो तो 0 पर 10 जो हमने फिक्स कॉस्ट अज्यूम किया था तो वो 10 से शुरुआत करो। फिर पहले में कितना बड़ा है, 10,
फिर 8, फिर 6, फिर 4, अब फिर से 4 और फिर 6। गॉट दिस पॉइंट? टोटल कॉस्ट और Yes, टोटल sir. वेरिएबल कॉस्ट में सिर्फ 10 का फर्क है, क्योंकि हमारा फिक्स कॉस्ट 10 का था, बट पैटर्न टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इसी वे से बढ़ा था। 10, 8, 6, 4, फिर 4, 6, एंड टोटल कॉस्ट भी इसी वे से बढ़ेगा। क्लियर है ये? तो टोटल हाँ कॉस्ट सर, हमारे बस पास हाँ. है, एंड नाउ डिवाइड करना है 20 बाय 1 तो 20, 28 बाय 2 तो 14, 34 बाय 3, अच्छा 38 बाय 4। और आप देखोगे हमेशा अगर आपको एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट आप देखोगे हमेशा ये डाउन ही होते रहेगा। तो जब आप इसकी कर्व देखोगे, बराबर कहां पर है कर्व, आगे आएगी। ओके, तो ये हमेशा देखो डाउन हो रहा है। ओके, पहले तेजी से गिरता है, फिर धीरे धीरे करके गिरता है। सो ये व्हेन आई से एवरेज कॉस्ट यानी एवरेज टोटल कॉस्ट, and total cost is made up of fixed and variable, तो similarly average total cost is made up of average fixed cost and average variable cost. So average fixed cost, एवरेज का मतलब है टोटल कोस्ट को डिवाइड करो क्वांटिटी से। एवरेज फिक्स कोस्ट है तो टोटल फिक्स कोस्ट को डिवाइड कर दो क्वांटिटी से। टोटल फिक्स कोस्ट हमारे पास है, एंड इन सभी को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो तो यू विल गेट दिस। और ये भी आप देख सकते हो कि ये गिर रहा है, लेकिन पहले तेजी से गिर रहा था, देखो धीरे धीरे करके उसकी गिरने की स्पीड कम हो रही है कि नहीं? हाँ सर. एंड हैंस जब आप इसका डायग्राम बनाओगे, देखो पहले एकदम तेजी से 10 का सीधा 5 हो गया, फिर उसकी गिरने की स्पीड कम हो गई, तो शेप विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये Okay, मैथमेटिक sir. में हाइपरबोला ये टाइप के शेप का होता है। ओके ओके, नाउ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास ऑलरेडी है, हमने आगे डिस्कस किया था टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, नाउ अब इन्होंने है ना यहाँ पर थोड़ी अलग वैल्यूज अज्यूम किया, आप आगे वाली ही वैल्यूज फॉलो करना। सो व्हेन यू वांट टू फाइंड एवरेज, टोटल को डिवाइड करो आउटपुट के साथ, तो यू विल गेट व्हाट? एवरेज। और यहां पर भी आप एवरेज देखोगे तो देखो पहले क्या हो रहा था, ये डाउन हो रहा है ना। ओके, हाँ सर, और फिर हाँ हाँ, और इसके बाद क्या हो रहा है? सर, डिक्रीज हो रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट. और फिर बढ़ भी रहा है, क्योंकि आप देख हाँ. सकते हो यहां पर देखो। अरे हाँ सर, इसका तो यू शेप होता है ना. हाँ ओके, तो ये देखो पहले ये 8, फिर 6, फिर 4, फिर 4, उसके बाद क्या हुआ? 6, और फिर कितना? 8, और फिर कितना? ये तो बहुत ज्यादा है, 56, तो ये तो ये 16, यानी आप देख सकते हो कि देयर इज अ चेंज टोटल वेरिएबल कॉस्ट में। ओके, तो ये आप 6th यूनिट्स ऑनवर्ड्स वो क्या हो रहा है कि फिर बढ़ गया है, एंड हेंस जब आप ये डिवीजन करते हो इधर भी बढ़ेगा, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले तो वो गिरता है एंड देन वो बढ़ता है, एंड हेंस ये देखोगे तो एवरेज पर भी सर, इसी वे से है। इधर बोलो। ये 6th यूनिट से तो ये बढ़ रहा है, बट उधर वो 7th यूनिट से बढ़ रहा है. हाँ देखो ये है ना,
जब आप डिवीजन करोगे बराबर, सो ये 38 डिवाइड बाय 6, ये देखो नंबर्स तो क्या है, दे विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। आपको तो क्या है, बस ये पैटर्न फॉलो करनी है बराबर। तो इसमें इफेक्ट आने में एक का लेग होता है, तो दैट्स ओके, उससे क्या फर्क पड़ता है, बट पैटर्न ये ही है होनी चाहिए कि भाई जब ये इंक्रीज हो रहा है बराबर यहां से, तो फिर ये भी इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। ओके, सो ओके सर। आर यू क्लियर? तो एक आध का लेग तो हो सकता है, हमें तो सिर्फ क्या है, दिस बाय दिस करना है, जो भी वैल्यू आए, और फिर हमने ये पैटर्न ऑब्जर्व की है। ओके, नाउ नेक्स्ट, यानी ये डायग्राम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, तो एवरेज क्या है, पहले वो गिरता है और फिर वो बढ़ता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ओके, एंड हेंस इसका जो शेप होगा, इट विल बी लाइक व्हाट, यू शेप्ड। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज यू शेप्ड। यू शेप। अच्छा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसा होता है, अपवर्ड। टोटल वेरिएबल कॉस्ट अभी अपने वेरिएबल सीखा था कॉस्ट। ना, हाँ वो अपवर्ड होता है, ये डायग्राम मैंने बनाया था। हाँ, लुक, वो तो अपवर्ड ही होता है ना। हाँ, तो टोटल पहले अपवर्ड होता है। डिक्रीजिंग रेट पे, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीजिंग रेट। हाँ, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसा होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप। यू शेप्ड। ओके, तो ये मिक्स और नहीं होने फिक्स्ड चाहिए। हाइपरबोला। हाँ, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट की आपने कर्व देखी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये आपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का यू शेप देखा। और अब देखो यहां पर ये डायग्राम में तीनों के तीनों एवरेज आ गए हैं। नाउ हाउ टू ड्रॉ दिस डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है डायग्राम। सो ये देखो कि सबसे पहले ये कर्व ड्रॉ कर लो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एंड देन आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनाओगे एंड एवरेज कॉस्ट बनाओगे। तो ये ऐसे राइट टिक जैसा होता है, बट एक याद रखना कि ये दोनों के बीच में जो गैप है ना, एवरेज कॉस्ट यानी एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वो गैप धीरे धीरे बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। यस, इसलिए, और ये कम होना चाहिए बिकॉज आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट गिर रहा है, तो ये आपके डायग्राम में ये जो गैप है ना, वो कम दिखाई देना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज इसमें क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो है ना इसका लोवेस्ट पॉइंट है, दिस वन। तो अब ये कैसे मैं क्या है बनाता हूं वो देखो। सबसे पहले एवरेज फिक्स कॉस्ट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सो दिस इज माय एवरेज फिक्स कॉस्ट। फिर मैं ऐसे राइट ट्रिक में थोड़ा ऐसे दूर बनाता हूं इसको, ताकि मैं ज्यादा स्पेस यूज कर सकूं। सो ये है एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब ये राइट टाइप का, ये है मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब ये दोनों का यहां पर मीटिंग पॉइंट है बराबर, तो ये मीटिंग पॉइंट से मैं आगे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, और ये लाइन पर यहां मेरा वो मिनिमम होना चाहिए। सो दिस इज माय एवरेज कॉस्ट कर्व। यानी आप देख सकते हो ये जो गैप है ना एवरेज कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये धीरे धीरे कम हो रहा है, और दिस इज द मिनिमम पॉइंट। ये जो है एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है। सो यू गॉट दिस पॉइंट कि ये कैसे ड्रॉ करना है। सर एक और बार थोड़ा बताओगे? हाँ, देखो मैं एक और बार डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताता हूं। ओके, ये देखो, इफ आई वांट टू मेक दिस डायग्राम,
सबसे पहले कौन सी कर्व बनाएंगे? तो सबसे पहले ये राइट एबीसी। तो मैं प्रिपेयर करता हूं एबीसी। ओके, अच्छा थोड़ी दूर में प्रिपेयर कर लेता हूं। एएफसी पहले फिक्स कॉस्ट, फिर राइट वाली बनाओ। ओके, सो राइट वाली ये मैंने बना दी, एंड ये है मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये दोनों का पॉइंट जहां पर मैच होगा वो मैंने लाइन ऊपर बना दी। अब यहां पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट होना चाहिए। ओके, तो वो मैं यहाँ पे बनाऊंगा और यहाँ पर ऐसे लिख, सर एवरेज कॉस्ट का ना? हाँ एवरेज कॉस्ट का। हाँ। तो ये जो गैप है ना वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ये जो गैप है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, ये गैप धीरे धीरे कम होना चाहिए। हाँ सर। सो अब है ना एक ये वर्टिकल इन्होंने डिस्टेंस से बताया है कि आपका एवरेज कॉस्ट इज टोटल ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एक एग्जांपल से मैं बताता हूं, देखो इस वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो आपका एवरेज कॉस्ट इतना है टोटल, और इतना आपका फिक्स कॉस्ट है, एंड ये टोटल आपका वेरिएबल कॉस्ट है। सो दिस, ये वाला प्लस दिस, दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल इतना मिलेगा। ओके, तो वर्टिकल डिस्टेंस शॉर्ट में मान लेते हैं कि ये यूनिट्स है ना, ये 5 है। ओके, और ये जो है वो 10 है। तो मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए, बिकॉज एवरेज कॉस्ट इज टोटल ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और आप देख सकते हो कि ये दोनों को मिलाओगे तो अप्रोक्सीमेटली इतना मिलता है। सॉरी क्लियर, इसको कहते हैं वर्टिकल समेशन। तो एवरेज कॉस्ट इज वर्टिकल समेशन ऑफ एवरेज वेरिएबल एबीसी कॉस्ट एंड एएफ। एफसी। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आप ये डायग्राम की प्रैक्टिस करना और कल हम इसमें मार्जिनल कॉस्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है? ये चैप्टर बड़ा है क्या? नहीं नहीं, बस ये 2 सेशन में होगा, एक मार्जिनल कॉस्ट और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स है बस। टोटल 7 अच्छा। टाइप के कॉस्ट है, हमने 6 कवर कर लिए, अब ये बाकी ये तो इजी है। तो सर खत्म ही करवा दो ना अगर टाइम हाँ, है तो तो। ये देखो मार्जिनल कॉस्ट तो आपको पता ही है, टोटल कॉस्ट हाँ माइनस, ये तो आता है। हाँ, एंड इसका दूसरा फॉर्मूला है चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ओके, और मार्जिनल कॉस्ट में है ना एक पैटर्न आपको पता होनी चाहिए, ये भी है ना यू शेप्ड कर्व में होता है। तो आप देखो मार्जिनल कॉस्ट जो है यानी कॉस्ट ऑफ एडिशनल आउटपुट, पहले 10, 10 के बाद कितना हो गया? 8, यानी कितना कम हुआ? 2। 2। ओके, 10 में से 8, 8 में से 6, 6 में से 4, तो पहले क्या हो रहा था? ये डिक्रीज। डिक्रीज। ओके, फिर -2 हाँ। -2 -2। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? कांस्टेंट हो गया, यानी मार्जिनल कॉस्ट में कोई भी डिक्रीज नहीं हुआ। और उसके बाद क्या हो गया? इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, +2 +2 और +8। सो मार्जिनल कॉस्ट पहले क्या होता है? डिक्रीज। डिक्रीज, और फिर क्या हो जाता है? कांस्टेंट। 0। ओके, और फिर यानी एक्चुअली में तो कांस्टेंट हम बोल सकते हैं,
तो पहले हम्म। वो डिक्रीज होता है, फिर रुकता है कुछ पॉइंट्स तक कांस्टेंट, एंड फिर वो इंक्रीज होता है। अब एग्जाम में ये टेबल कैसे बनाएंगे वो देखो, ये दो तो फ्री में मिल जाएंगे, यस और नो? हाँ सर। आउटपुट, और ये है टोटल फिक्स कॉस्ट। अब हाँ वी हैव टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। अब एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपको याद रखना है कि देयर इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू। वो क्या इंटर रिलेशनशिप है, आप मुझे बता पाओगे? हाँ मैंने ये सर। बताया था आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखो ये आपको ऑलरेडी पता है कि हाँ 0 पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो 0 होगा, हाँ एंड 1 पे 10 से शुरुआत करो, तो आपने क्या है 10 बढ़ाया, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर से 4, और अब क्या होगा, बढ़ेगा 6, हम्म। फिर 8, हाँ, और फिर कितना, 12। 16। हाँ सॉरी 16। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये आपका ये स्टेज हो गया, उसके बाद ये आपका सेकंड स्टेज हो गया, और फिर आप देख सकते हो कि यहां पर वो सर इंक्रीज हो रहा है। तो अब ये नंबर है ना 864, फिर 4, 6, 8, 16, वही तो यहां पर लिखा हुआ है, हाँ के ना? तो आप याद रखो कि ये जो आपका यहाँ गैप है ना इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वही आपका मार्जिनल कॉस्ट में आ जाएगा। हेलो, हेलो, हेलो। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, हेलो। हाँ सर, अभी अभी आ रही अभी। हाँ, सो देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जो वैल्यू से वो इंक्रीज हो रहा है ना, उसी को हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, बिकॉज फिक्स कॉस्ट तो सेम ही है। तो जो आपका टोटल कॉस्ट में इंक्रीज होगा, वही चीज मार्जिनल कॉस्ट होगी। Why your total variable cost is increasing? That is because of marginal cost. Got this point? सर टोटल फिक्स को वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल। जितने से बढ़ रहा है ना, वही आपका मार्जिनल कॉस्ट। हाँ 10, 8, 6, अच्छा 4, 10, 8, 6, 4, 4, सब कुछ सेम है कि नहीं? सर, ऐसा क्यों? हाँ क्योंकि सेम आपका तो है। वेरिएबल कॉस्ट अब एक एक यूनिट से आउटपुट बढ़ रहा है, और जितना वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है, तो उसी को तो मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं ना, कि एडिशनल अच्छा एक बनाया तो इतना 10 रुपया, दो बनाया तो 18 रुपया, इसका मतलब दूसरे का खर्चा 8 होगा कि नहीं? अच्छा हाँ सर, इसमें हम्म, लाइक टीसी को नहीं लेके हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ले सकते हैं ना। हाँ, तो ये जो अब आप गैप देख रहे हो ना, तो उससे भी आपको मिल हाँ जाएगा। इवन यहाँ का गैप टोटल। देखोगे या दोनों हाँ यहाँ का से भी भी मिल देख लो। जाएगा। हाँ, दोनों का गैप में, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम होता है, तो बस इसका गैप लो या इसका गैप लो, आपको मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा। अब क्लियर है? हाँ सर। ओके, तो इसका भी शेप कैसा होगा, पहले गिरता है, फिर कुछ टाइम यू। कांस्टेंट होता है,
फिर बढ़ता है, तो इसका भी यू शेप्ड होगा, बराबर। और हाँ याद सर। रखिए, इसीलिए कहा जाता है कि टोटल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट जब आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट। अब देखो ये मैं यहां पर बताता हूं, ये 10+8 करोगे तो कितना होगा, 18। सो 10+8 18 हुआ कि नहीं। हाँ। अच्छा, अभी ये हमने बताया ना कि 10+8+6 कितना होगा, 24। ये 24 है। यानी मार्जिनल कॉस्ट को आप ऐड करते रहोगे तो टोटल कॉस्ट मिलेगा या टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा। तो दोनों मिलेंगे ना। बट इसमें फिक्स कॉस्ट नहीं है ना मार्जिनल में, इसीलिए आपको टोटल कॉस्ट नहीं मिलेगा। देखो ये अच्छा। 10 और 8 मिलकर 18 हो रहा है, हाँ वही। 28 थोड़ी हो रहा है। हाँ। तो हाँ अगर आप ऐड करोगे मार्जिनल कॉस्ट तो आपको टोटल कॉस्ट मिलेगा या टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल। हाँ, तो हेंस दे राइट लाइक दिस कि सम ऑफ मार्जिनल ओके। कॉस्ट विल गिव यू व्हिच कॉस्ट, वेरिएबल। टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हाँ टोटल और वेरिएबल। वही डायग्राम में लिखा है कि मार्जिनल कॉस्ट के नीचे का पूरा एरिया आप ऐड करोगे तो दिस विल गिव यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब क्लियर। हाँ सर। ओके। और ये देखिए एक रिलेशनशिप है बिटवीन एवरेज कॉस्ट। देखो एवरेज कॉस्ट का कर्व हमने देखा था, वो भी यू शेप्ड है, और मार्जिनल कॉस्ट है वो भी यू शेप्ड है, लेकिन स्टार्टिंग में कौन सा नीचे होता है, मार्जिनल एवरेज। कॉस्ट। सर ये तो और एपी और एमपी की रिलेशन हो गई ना। हाँ, ये उसकी तरह है। और याद रखिए, जब एसी का लोवेस्ट पॉइंट है ना, तब एमसी एसी को नीचे से कट करेगा, तो हाँ एमसी विल कट एसी फ्रॉम बिलो। उधर टॉप में था, बराबर, और इधर क्या है, बॉटम से है। सर एमसी थोड़ी ना एसी को कट करता है, एसी एमसी को कट करता है ना। अरे की बात हुई ना, एक दूसरे को कट ही तो कर रहे हैं, कैसे भी लो, इट हाँ। तो अंडरस्टैंडिंग। ओके, हाँ तो दोनों बात सही है। तो एमसी एसी को उसके कौन से पॉइंट पर कट करेगा, लोवेस्ट पॉइंट पर। लोएस्ट। और ये अगर डायग्राम आपको बनानी हो, ओके, तो पहले तो है ना आप ऐसा एसी कर्व बना लो, और इसका एक लोवेस्ट पॉइंट देख लो, और अब एक कर्व ऐसी बना लो वो नीचे से ऊपर जा रही है, तो ये कौन सी है, एमसी है। तो आर यू क्लियर। तो ये हाँ पॉइंट सर से ये थोड़ा पहले, एक्सप्लेन करो ना। हाँ, तो हाँ। ये पॉइंट से पहले व्हाट इज मोर, एसी इज मोर, एंड आफ्टर दिस पॉइंट व्हाट इज मोर, एमसी इज मोर। तो एमसी। ये देखो, जब एसी इज फॉलिंग, यानी जब तक एसी गिरता है तब तक एसी हाँ। मोर, एसी जब तक गिरता है तब एसी इज मोर। मोर। और फिर जब क्या है, एसी बढ़ता है तब एसी इज लेस, एसी जब बढ़ता है तब एसी इज लेस। यानी रिवर्स है, जब हाँ। एसी गिर रहा है तब एसी बड़ा है एमसी से, और हाँ जब एसी बढ़ रहा है तब वो एसी लेस है। एमसी से। ओके, हाँ लोअर लेस। देन एमसी। ये दो रिलेशन हाँ। क्लियर। और यस सर। जब ये दोनों इक्वल है, यानी ये पॉइंट, तो इस पॉइंट पर ये दोनों इक्वल होंगे, यानी एवरेज कॉस्ट आपका कांस्टेंट होगा इस पॉइंट पर। ये गिर रहा था, ये बढ़ रहा है, इस पॉइंट पर एसी कांस्टेंट है, तो एसी जब कांस्टेंट है तब एसी एमसी दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये पॉइंट क्लियर। ओके सर। एंड एमसी इज ऑलवेज टू द लेफ्ट ऑफ एसी। एमसी है ना, पहले उसके लेफ्ट में यानी नीचे होता है, एंड कट्स
द AC एट इट्स लोवेस्ट पॉइंट, तो MC AC को उसके लोवेस्ट पॉइंट पर कट करेगा। क्लियर? यस सर। ओके, तो बस ये चैप्टर में ये था। और अभी टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का इन्होंने लिखा है। मार्जिनल कॉस्ट हमने देखा कि ये ऐसे धीरे से ऊपर जाता है, बराबर ऐसे डाउन होके ऊपर जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मार्जिनल कॉस्ट, देखो डाउन होके फिर ऊपर जाता है, राइट जैसे हम करते हैं ना वैसा शेप होता है उसका, राइट जैसा मार्जिनल कॉस्ट का। तो जब मार्जिनल कॉस्ट लोवेस्ट है तो वो एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो ये देखो टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है एट डिक्रीजिंग रेट, और इस पॉइंट के बाद जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट होता है तो आपका टोटल कॉस्ट बढ़ेगा एट विच रेट? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग रेट। ओके, तो यहां पर ये लिखा है कि अप टू दिस ओके। पॉइंट वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से, और आफ्टर दिस पॉइंट वो इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट, और एट दिस हाँ। पॉइंट ये इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट से। एट दिस पॉइंट कौन सा रेट? कांस्टेंट। ओके, सो MC लोवेस्ट होगा एट दिस पॉइंट। तो क्या ये कंसेप्ट क्लियर आपको? यस सर। ठीक है, तो कल एक और नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। हाँ सर, हो गया चैप्टर। हाँ, यस, इजी था। हाँ, थैंक यू सर। ओके, चलिए, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू।